पिछले एपिसोड में मेरियम आंखें खोलती है और डिक्लेयर करती है कि अर्थ पर एक भयानक डिजास्टर उतर आया है और अब कहानी यही से शुरू होती है। स्टोरी में सेंटेस मेरियम की कहानी सामने आती है। ऑल्टियन गिल्ड के हंटर्स ने उसे दूसरी दुनिया से रेस्क्यू किए थे और उसने खुद को सेंटेस कहकर इंट्रोड्यूस की थी। उसकी वाइब इतनी जेंटल, इतनी फ्रेंडली होती है कि लोग कुछ ही दिनों में उसे ट्रस्ट करने लगते हैं। फ्यूचर की टाइनी टाइनी झलकें देखने की उसकी फॉरसाइट एबिलिटी उसे और भी प्राइसलेस बना देती है। मीरियम टेरर में कांपती है और कहती है कि इमॉर्टल के फुटस्टेप्स अब अर्थ तक पहुंच चुके हैं। वो मीरियम कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू करती है कि सामने जो एंटिटी आया है वो इमॉर्टल है, एक ऐसा कैटास्ट्रॉफिक बीइंग जिसकी पावर और टेरर इतने एक्सट्रीम हैं कि जिस डिवाइन एंटिटी की वो खुद एक समय सेवा करती थी वो भी उससे डरती है। जहां भी वो चलता है वहां सिर्फ एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन बचती है। मीरियम बताती है कि वही लिविंग्स का एम्परर है जो डेड पर भी रूल करता है, वही कैलामिटी जिसने एबिस को कभी बर्बाद कर दिया था। रिसर्चर्स के फेसेस पेल पड़ जाते हैं, एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है और कोई हिचकते हुए पूछता है कि क्या वो सच में कहना चाहती है कि इमॉर्टल इतना डेंजरस है। मीरियम तुरंत सिर उठाकर जोर से कहती है कि हाँ, और फिर धीरे धीरे रिवील करती है कि कॉन्स्टलेशंस के सभी गॉड्स उसे एक फॉरबिडन नाम से पुकारते हैं, उसे नॉन स्टॉप वॉच करते हैं और उससे जेन्युइनली डरते हैं। लेकिन जैसे ही उसके लिप्स से वो सेंसर्ड नाम निकलता है, मीरियम की आंखें शॉक में फैल जाती हैं। वो हाथ अपने मुंह पर कसकर रख लेती है, जैसे उसने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो कहने की इजाजत नहीं थी। फिर वापस फेंट हो जाती है। एक रिसर्चर स्वेटिंग में सोचता है कि अगर इतना डेंजरस एग्जिस्टेंस सच में आ चुका है तो दुनिया अभी तक इतनी शांत कैसे है। तभी सीन अचानक कांगजोन पर फ्लिप होता है जो जोर से स्नीज करता है। सुबिन उसके स्नीज पर परेशान होकर पूछती है कि क्या उसे जुकाम हुआ है, मगर कांगजोन कैजुअली कहता है कि उसे कोल्ड कभी नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो सॉय क्रैब और गोल्डन राइस चखता है उसकी आंखें चमक उठती हैं, जैसे टेस्ट उसे किसी डिवाइन रेल्म में ले जा रहा है। वो एक्साइटेड होकर डिक्लेयर करता है कि ये कॉम्बिनेशन लाइफ चेंजिंग है। अगले ही सेकंड वो एक और बोल मांगता है और फैमिली अम्यूजमेंट में मुस्कुराती रहती है। फिर सीन एक हफ्ते बाद ऑर्क हैबिटेट के गेट पर कट होती है। फायरी बैटलफील्ड में पहले डरपोक मगर अब कॉन्फिडेंट बोंगू अपना ट्रेनिंग टेस्ट कर रहा है। बोंगू कांगजोन के रूल्स फॉलो करता है, राइट हैंड मैजिक के लिए, लेफ्ट हैंड में लाइट वेपन और वेपन सिर्फ बैकअप के लिए। वो कॉन्फिडेंस के साथ एक मैसिव ऑर्क पर लीप करता है और राइट हैंड लाइटनिंग बोल्ट की कॉम्बो और लेफ्ट हैंडेड डैगर थ्रस्ट से उसे गिरा देता है। फिर दूसरा ऑर्क ग्राउल करते हुए रश करता है, मगर बोंगू एफर्टलेसली अटैक को पैरी और डज करता है। स्टेडी ब्रीदिंग के साथ उसे एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर्स एरियल की स्पीड के सामने टॉयज लगते हैं। बोंगू ऑर्क मॉन्स्टर को क्लीन हिट के साथ गिरा देता है और उसे कांगजोन की बात सही लगती है कि जो मेज सिर्फ मैजिक पर डिपेंड करते हैं वही पहले मरते हैं। स्टोरी हमें कुछ टाइम पहले ले जाती है जब कांगजोन कह रहा होता है कि हर वेपन के साथ प्रोफिशिएंसी होना अच्छा होता है। तब बोंगू कांगजोन को क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन करता है कि क्या जल्दी स्ट्रांग होने का कोई रास्ता है, मगर कांगजोन सार्कास्टिकली कहता है कि ऑनेस्टली उसे नहीं पता क्योंकि वो तो पहले से ही सुपर स्ट्रांग रहा है। फिर ऐड करता है कि जल्दी स्ट्रांग बनने का ना सोचना ही स्ट्रांग बनने का सीक्रेट है। प्रेजेंट में बोंगू बैटलफील्ड में काम खड़ा है और इंटरनली सोचता है कि उसका भाई कांगजोन सही कहता था। नेक्स्ट सीक्वेंस में बोंगू और भी ब्रूटल एफिशिएंसी दिखाता है और उसके हर स्विंग में ऑर्क मॉन्स्टर टूटते हैं। फिर पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट्स और डैगर अटैक्स पूरे फील्ड को इग्नाइट कर देते हैं और अगले मोमेंट में बोंगू मल्टीपल ऑर्क्स की चार्ड बॉडीज के बीच खड़ा रहता है। फाइट खत्म होते ही बोंगू घुटनों पर गिर जाता है और हेवी ब्रेथ्स के साथ समझता है कि उसने 5 ऑर्क्स अकेले मार गिराए। इमोशन में आकर वो मटर करता है कि उसने सच में कर दिखाया और कांगजोन को थैंक्स करते हुए स्टेटस विंडो खोलता है। ब्लू स्टेटस विंडो पॉप होता है। प्लेयर का नाम किम बोंगू, क्लास है मेज और लेवल है 22। उसे डिलिजेंट मीडियोक्रिटी की टाइटल डी रैंक के होने पर मॉकिंग लगती है, मगर बोंगू इतनी खुशी में है कि उसे परवाह नहीं। प्रमोशन एग्जाम को अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और वो इमेजिन करता है कि अगर वो ऐसे ही डिलिजेंट रहा तो मल्टीपल गिल्ड्स उसे रिक्रूट करने दौड़ पड़ेंगे। प्रेजेंट में वो खुद के फ्यूचर ग्लोरी के डे ड्रीम में हंसते हुए खड़ा है। तभी कांगजोन की कोल्ड वॉइस उसके इमेजिनरी ड्रीम को काटती है और वो पूछता है कि इडियट की तरह क्यों मुस्कुरा रहा है। वो कहता है कि बोंगू प्राइड दिखाने में अभी 100 ईयर्स अर्ली है। बोंगू लाल पड़ जाता है और पावर शोल्डर पोज में चमकता है, जबकि कांगजोन उसे देखकर इरिटेशन से क्लिक करता है। फिर कांगजोन स्ट्रेट फेस बोंगू को स्लोगन चिल्लाने को कहता है, मगर बोंगू रेजिस्ट करते हुए कहता है कि उसने कुछ टाइम पहले तो कहा था। मगर अगले ही मोमेंट कांगजोन के प्रेशर पर वो स्लोगन चिल्लाता है कि वो बस ऑक्सीजन वेस्ट करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है। कांगजोन फिर से अगले स्लोगन के लिए कहता है तो बोंगू रेजिस्ट करते हुए बताता है कि क्या इतना काफी क्यों नहीं, मगर कांगजोन के प्रेशर से वो फिर स्लोगन चिल्लाता है कि वो बस मशीन है जो क्रैप बनाता है। फिर अगला स्लोगन कि वो आलू है जो बकवास बोलता है। कुछ टाइम बाद बोंगू की सोल लिटरली बाहर उड़ने लगती है और कांगजोन काल्म वॉइस में कहता है कि हम्बल रहना सबसे जरूरी है।
उसके बाद लूट पैक करते हुए बोंगू सजेस्ट करता है कि उन्हें मार्केट जाकर कुछ आइटम सेल करना होगा और कांगजोन अग्री करता है। नेक्स्ट सीन इंसडोंग की वार्म सनसेट स्ट्रीट मार्केट पर खुलती है। भीड़ में चलते हुए बोंगू बताता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम मैजिक स्टोन है। उसके बाद कांगजोन बोंगू से पूछता है कि क्या गॉब्लिन रन सेफ डिपॉजिट बॉक्स नजदीक है, और बोंगू कहता है कि उसके फेवरेट पॉन ब्रोकर के बगल में है। कांगजोन कैजुअली कहता है कि पहले डिपॉजिट चेक करते हैं, क्योंकि उसे लगता है उसने वहां सालों पहले कुछ कैश छोड़ रखा था। वो इंटरनली सोचता है कि लिविंग एक्सपेंस का इश्यू सॉल्व हो गया है, अब हाउस की मैटर हैंडल करनी है। तभी वो सराउंडिंग्स फील करता है और कहता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, और ये सुनकर बोंगू कहता है कि वो हाइएनास होंगे, वही मनी की स्मेल पर अटैक करने वाले। फिर कांगजोन बोंगू से कामली पूछता है कि मार्केट में कोई डिजर्टेड जगह है जहां किसी को क्वाइटली डिसअपियर किया जा सके, और बोंगू घबराकर एक बैक एली का नाम बताता है। उसके बाद सीन एक डिजर्टेड एली में शिफ्ट होती है, जहां कोई बोंगू को गुड सन किम बोंगू कहकर एड्रेस करता है। दो ट्रेडिशनल ड्रेस्ड ओल्ड मैन सिनिस्टर स्माइल के साथ सामने आते हैं और खुद को रिवील करते हैं। वो होते हैं एंटी मैनेजमेंट ब्यूरो के एस रैंक हंटर, ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन मॉन्स्टर्स। बोंगू तुरंत उन्हें पहचान लेता है और डर में सोचता है कि वो लोग क्यों उसके पीछे पड़े हैं। कांगजोन इरिटेशन में बोंगू से पूछता है कि क्या ये लोग फेमस और स्ट्रांग हैं, और बोंगू अफर्मेटिव आंसर देता है। कांगजोन कहता है कि ये लोग उसे उसके हाई स्कूल हिस्ट्री टीचर की याद दिलाते हैं। वो अनाउंस करता है कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, पहला क्योंकि वो उसे हिस्ट्री टीचर की याद दिलाते हैं जिसने पनिशमेंट में स्टूडेंट से फ्लूट बजवाया था, दूसरा क्योंकि वो 21वीं सदी में मॉडिफाइड हैंडबुक पहनने की हिम्मत रखते हैं। फिर कांगजोन कैजुअली डिक्लेयर करता है कि वो उन्हें मौत की सजा देगा और इंस्टेंटली अटैक के लिए स्प्रिंट करता है। फाइट इरप्ट होती है और ब्लैक ट्विन कांगजोन की पंच की इंपैक्ट से पीछे घिसटता है। कांगजोन की टेरिफाइंग स्पीड देखकर वो अंदाजा लगाता है कि लगता है मैनेजमेंट ब्यूरो ने बोंगू को गार्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग असिस्टेंस भेजा है। फिर दोनों व्हाइट और ब्लैक ट्विन्स तय करते हैं कि वे लोग साथ में अटैक करेंगे। ये देखकर बोंगू सोच में पड़ जाता है कि क्या ये मार्शल आर्ट्स है, क्योंकि उसने सुना था कि ब्लैक और व्हाइट ट्विन्स ने सिर्फ अवेकनिंग पावर ही नहीं, मार्शल आर्ट्स भी ट्रेंड की है। मगर अपना कांगजोन ये टेक्निक देखकर कैजुअली पूछता है कि क्या ये टेक्निक हेवनली डीमन आर्ट है, और ये सुन ब्लैक ट्विन थोड़ा शॉक्ड होकर पूछता है कि कांगजोन को ये कैसे पता। फिर सीन क्यूट सोल पर कट होती है, जो मैजिकल प्रिंसेस बनी हुई कमांड करती है कि विलन गिर जाए, और ठीक उसके सामने डोल्सो और इरियल जमीन पर गिर जाते हैं। डोल्सो और इरियल दोनों जमीन पर डेड होने का एक्ट करते हैं और सोल उन्हें कंफ्यूजन में पुकारती है, क्योंकि ये उनका 100वां प्ले था। ब्लैक ट्विन अपने भीतर की पुरानी यादों में उतरता है। वो बताता है कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मैजिक जितनी फास्ट नहीं चलती, चाहे इंसान कितना भी मेहनत कर ले। पर उसकी किस्मत उस दिन बदल गई थी जब उसे और उसके भाई को एक टूटी फूटी सी एस रैंक लेवल की किताब मिली थी, हेवनली डीमन आर्ट। किताब अधूरी थी, पर पावर इतनी थी कि दोनों भाई उसकी पूरी वर्जन ढूंढने के पीछे पागल हो गए थे। वो मानता है कि एंटी ब्यूरो अलायंस में उनकी एंट्री सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने वादा किया था कि वो डीमन आर्ट की ओरिजिनल कॉपी ढूंढने में मदद करेंगे। अब जब वो कांगजोन के सामने खड़ा है, एक ऐसा आदमी जिसने अभी अभी उसी डीमन आर्ट की टेक्निक की जिक्र की, तो उसके चेहरे पर गुस्सा और डिसबिलीफ एक साथ फूटते हैं। वो सोच नहीं पाता कि जिस पावर का वो सालों से पीछा कर रहा था, उसे कोई मैनेजमेंट ब्यूरो का ग्रीन हॉर्न यूं कैजुअली पहचानता है और पूछता है कि कांगजोन को इसके बारे में पता है। कांगजोन शांत एक्सप्रेशन में सिर हिलाता है और बताता है कि इस मार्शल आर्ट्स का क्रिएटर उसके जान पहचान में आता है। दोस्ती नहीं थी, पर मुलाकात हुई थी। अर्थ वापस लौटने की तलाश में डिमेंशंस में घूमते हुए वो मूरिम नाम की दुनिया में पहुंचा था, और वहां उसने उस दुनिया के एब्सोल्यूट रूलर हेवनली डीमन से सीधी टक्कर ली थी। ब्लैक ट्विन कांगजोन को एक ठंडी सी पेशकश करता है और कहता है कि अगर वो सच सच उस क्रिएटर के बारे में बताता है तो शायद वो उसे खुद अपनी मर्जी से जिंदा छोड़ दे। जवाब में कांगजोन कहता है कि उसे नहीं पता, मगर अगर ये लोग सच में हेवनली डीमन से मुलाकात भी करते हैं तो गेन करने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो इंसल्ट उछालता है कि हेवनली डीमन इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि आखिरी हालत में तो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। ये बात सुनकर ट्विन मॉन्स्टर गुस्से में आते हैं और अपने अटैकिंग स्टांस लेते हैं। फिर दोनों ट्विन भाई कांगजोन पर वही हेवनली टेक्निक से झपटने के लिए आगे बढ़ते हैं। कांगजोन एक शांत नजर उन दोनों पर डालकर सोचता है कि एनर्जी की नेचर बिल्कुल वही है। सीन के बाहर बोंगू फिक्र में कांगजोन का नाम दोहराता है। वही सीन के अंदर ट्विन ब्रदर्स एक साथ डिमोनिक मार्शल आर्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। कांगजोन उनके हर अटैक को आसानी से डज करता है और नोटिस करता है कि उनके मूवमेंट्स में ओरिजिनलिटी नहीं, सिर्फ डेस्परेट मिमिक्री है। उनकी कोशिश हेवनली डीमन की टो टिप तक भी नहीं पहुंचती। सीन आगे बढ़ता है और कांगजोन एक तेज ब्रूटल काउंटर अटैक से ब्लैक ट्विन को पूरी तरह डिसमेंटल कर देता है। बैकग्राउंड में बोंगू इंटरनली सोचता है कि कांगजोन की फिस्ट में इक्वालिटी है, चाहे एनिमी यंग हो या ओल्ड।
ब्लैक ट्विन जमीन पर गिरता है और कांगजोन आखिरी टाइम उसे एक अजीब सी क्रिटिक देता है कि अगली लाइफ में मॉडर्नाइज्ड हैंडबुक पहनने की गलती न करे। अपने भाई को गिरते देख व्हाइट ट्विन पूरी तरह पैनिक में टूटता है। वो चीखते हुए कांगजोन को टुकड़े टुकड़े कर देने की बात करते हुए कांगजोन की ओर बढ़ता है, पर उसी मोमेंट कांगजोन सोलो लेवलिंग मनहुआ की तरह ब्लैक ट्विन के ऊपर रेजरेक्ट स्पेल कास्ट करता है। ये देखकर व्हाइट ट्विन कुछ समझा नहीं पाता और सोचता है कि क्या कांगजोन नेक्रोमैंसर है, उसके पास कैसी पावर है कि उसने उसके भाई को इस हाल में पहुंचा दिया। और तभी कांगजोन सार्कास्टिक स्माइल के साथ जोड़ता है कि अगर उसे मरना है तो व्हाइट ट्विन को फिर से अपने भाई को मारना होगा। फिर व्हाइट ट्विन और ब्लैक ट्विन के बीच बैटल क्लैश होता है। साइड में कांगजोन इस तमाशे को बिल्कुल इमोशनलेस नजरों से देखता है और काल्म टोन में कहता है कि क्या व्हाइट ट्विन इमोरल नहीं है जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने ही भाई से लड़ रहा है। इधर बोंगू सोच में खुद से ही क्वेश्चन करता है कि क्या उसे सच में कोई टारगेट कर रहा है। कुछ देर बाद लड़ाई खत्म हो चुकी होती है और कांगजोन कैजुअली डिसाइड करता है कि इन दोनों की डेड बॉडीज को रखना चाहिए। फिर बोंगू को कहता है कि कल से इनसे स्पारिंग प्रैक्टिस होगी, जिससे बोंगू का चेहरा फीका पड़ जाता है। बोंगू धीरे से पूछता है कि क्या उसे सच में ब्लैक एंड व्हाइट पेयर से फाइट करनी पड़ेगी, और कांगजोन उसे रिएश्योर करता है कि चिंता न करे, मर भी गया तो रिवाइव हो जाएगा। कांगजोन फिर कैजुअली रिग्रेट करता है कि उसके पास पहले जो अनडेड कलेक्शन था वो अब काम आता, पर कोई बात नहीं, वो और कलेक्ट कर सकता है। फिर सीन गॉब्लिन सेफ डिपॉजिट की बिल्डिंग पर कट होती है। एक ऑफिसर लेवल गॉब्लिन अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है कि क्या कमोशन चल रहा है। ये गॉब्लिन होता है एक्साइल डिस्ट्रिक्ट के गॉब्लिन सेफ डिपॉजिट का मैनेजर कजान। कजान को कहा जाता है कि कोई शैबी इंसान इंसिस्ट कर रहा है कि उसकी गुड्स कंसाइनमेंट वॉल्ट में रखी है। कजान मन में गाली देता है कि इस एक्साइल पोस्ट में उसे किस तरह के गार्बेज लोग देखने पड़ते हैं। पिछली बार उसने एम्बेजलमेंट किया था पर फायरिंग नहीं हुई और जॉब बच गई थी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ की हिस्ट्री में बेस्ट क्लाइंट को सिक्योर किया था। वो स्क्रीन से कमोशन मॉनिटर करता है और कांगजोन को देखते ही फ्रीज हो जाता है। कजान पैनिक में दहाड़ता है कि उसके स्टाफ ने क्या कर दिया है। वो तुरंत कांगजोन और बोंगू को भी आई रूम में एस्कॉर्ट करने का ऑर्डर देता है। उसके भीतर ग्रेटिट्यूड एक्सप्लोड करता है। ये वही इंसान है जिसने उसकी किस्मत पलटी थी, जिसने उसे रेगुलर एम्प्लॉई से एग्जीक्यूटिव बनाया, जिसकी वजह से फेलनी एम्बेजलमेंट के बाद भी उसे एग्जाइल मिला, टर्मिनेशन नहीं। कुछ टाइम बाद कांगजोन उसे काल्म स्टेयर से देखते हुए पूछता है कि क्या वो यहाँ का इंचार्ज है। कजान नर्वस रिस्पेक्ट में झुकता है और कांगजोन को महान इमॉर्टल कहकर एड्रेस करते हुए अपने सबॉर्डिनेट्स की रूडनेस के लिए माफी मांगता है। वो आशा करता है इमॉर्टल उसे पहचानते होंगे। वो बताता है कि इंपीरियल पैलेस में इमॉर्टल से ऑडियंस मिला था। थोड़ी देर सोचने पर कांगजोन उसे पहचानता है और फिर सीधे बिजनेस पर बढ़ता है। उसे अपनी कुछ डिपॉजिटेड आइटम्स विदड्रॉ करनी है। बोंगू शौक में सोचता है कि कांगजोन की यहाँ सेविंग्स है, शायद इतनी स्मॉल होंगी कि उसे याद भी नहीं, मगर कांगजोन कैजुअली कहता है कि लगभग 1.5 अरब लोकल करेंसी निकाल लेगा। बोंगू का दिमाग घूम जाता है, इतना बड़ा अमाउंट कोई कैसे भूल सकता है। फिर कांगजोन वैल्यूएबल्स की पूरी लिस्ट चेक करने को कहता है और कजान उसका रिक्वेस्ट एड्रेस करता है। वो चाबी वॉल्ट में डालता है और वॉल्ट देखने पर बोंगू दंग रह जाता है। ये उसका पहली बार किसी डिमेंशनल सेफ से सामना है। कजान बताता है कि ये तो इमॉर्टल के 90 सेफ्स में से सिर्फ एक है, इसलिए पूरे वॉल्ट इंस्पेक्शन में काफी टाइम लगेगा। अगले ही मोमेंट वॉल्ट खुलता है और इमेंस ट्रेजर की चमक पूरे रूम में फैल जाती है। ये देखकर बोंगू और उसका 4 पुश्ते हक्का बक्का रह जाते हैं। कांगजोन पूछता है कि क्या एलिक्सर कंसाइनमेंट में रखा है और कजान चेक करने लगता है। इंस्पेक्शन के बाद कजान रिग्रेटफुली कहता है कि एलिक्सर स्टोरेज में नहीं है। बोंगू डिसअपॉइंटमेंट फील करता है, हालांकि वो उसके लिए था भी नहीं। कांगजोन सहज टोन में कहता है कि अगर नहीं है तो वो खरीद लेगा। बोंगू फिर से शॉक में चला जाता है। मल्टी बिलियन आइटम कैजुअली खरीदने की बात करना किस लेवल का आदमी होता है। कांगजोन के प्राइस पूछने पर कजान बताता है कि प्राइस हर अपीयरेंस पर स्काईरॉकेट होती है, पर अगली सप्लाई न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के ऑक्शन में कुछ महीनों में आने वाली है। कंपटीशन टफ रहेगा, पर वर्ल्ड में कोई टाइकून इमॉर्टल की वेल्थ को मैच नहीं कर सकता। कांगजोन ऑक्शन ज्वाइन करने का डिसाइड करता है और बाहर बोंगू इंटरनली अपने मास्टर की वेल्थ से स्पीचलेस होता है। कजान पावर ऑफ अटर्नी प्रोसेस ऑफर करता है कि बीबीआईपी होने के कारण सब हैंडल कर देगा। बोंगू सोचता है कि कांगजोन भाई को जितना देखो उतना अनबिलीवेबल है। कजान फिर बताता है कि इमॉर्टल शायद अबिस के एब्सोल्यूट रूलर का कैंडिडेट माना जाता है, पर बोंगू के कान उस खास टाइटल को कभी पकड़ नहीं पाते, वही टाइटल जो फ्रॉस्ट जायंट रिमथोर्स ने भी बोला था। सीन कट होता है और कांगजोन बोंगू को हैमबर्गर खिलाता है। बोंगू सोचता है कि इतना अमीर आदमी इतना सिंपल खाना खा रहा है जो उसे स्ट्रेंज लगता है। उसके बाद कांगजोन कैजुअल बताता है कि एलिक्सर लेने पर वो बोंगू की मदर के लिए देगा। ये सुनते ही बोंगू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कांगजोन बोंगू को ध्यान से देखकर कहता है कि आने वाला टाइम टफ होगा, पर उसे ट्रेनिंग में पूरा फोकस करना होगा, इवन अगर उसकी माँ ठीक हो भी जाए। बोंगू फैमिली का हेड है और उसकी प्रोटेक्शन उसी के हाथ में है। बोंगू दिल में वाव करता है कि वो अपनी जान भी कांगजोन को दे सकता है, मगर कांगजोन काल्म टोन में जोड़ता है कि मरने के बाद भी वो उसे काम करवाएगा,
तो तैयार रहे। बोंगो इंटरनली सोचता है कि कांगजोन सही है, दुनिया अभी भी खतरों से भरी है, गेट खुलते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, इसलिए उसे स्ट्रांग बनना ही होगा। इधर कांगजोन के दिमाग में एक सिंपल प्रॉब्लम उठती है, सडन पैसे की बारिश पर वो घर जाकर बहन को क्या एक्सप्लेनेशन देगा। फिर सीन सोल और मार्बस पर शिफ्ट होती है। सोल मार्बस को किस कर रही होती है, मगर मार्बस इंटरनली फेयर में है कि अगर वो इमोर्टल द्वारा पकड़ा गया तो उसकी डेथ फिक्स है। बगल में बैठी सुबिन सोच रही है कि कांगजोन और बोंगू की वजह से अब एक्सपेंस की चिंता कुछ कम हो गई है। वो उम्मीद करती है कि जल्दी पैसे बचाकर वो एक सेफर जगह मूव कर सकें।